ओके, तो क्या थामा मूवी एक अच्छी मूवी है? ऑफ कोर्स है। क्या थामा मूवी के अंदर ऐसे फायर मूवमेंट्स है जिसको देख कर की सीटियां तालियां मारने का मन करे? हाँ जी है। और क्या थामा के अंदर ऐसे क्रिंजी मूवमेंट्स भी है जिनको देख कर की लगे यार क्या दिखा रहे हो ये तुम? हाँ ये भी है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक अच्छी मूवी है, कुछ अच्छे सीन्स के साथ और कुछ बुरे काफी क्रिंजी सीन्स के साथ। ये बात को क्लियर करना काफी जरूरी था ताकि तुम ये वीडियो देखने के बाद मुझे बॉलीवुड का हेटर ना बोलो। तो चलो बात है वीडियो के मेन टॉपिक पर, लेकिन इससे पहले स्पॉइलर वार्निंग। तुम कमेंट करते हो कि स्पॉइलर क्यों दे रहा है? अबे मैं मेरे फेवरेट मोमेंट्स को बिना सीन्स को एक्सप्लेन करे कैसे बताऊंगा? तो समझो थोड़ा, ठीक है। अभी नंबर 1 पर तो इस मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन है। मैंने ये पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थामा को ये इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तुम्हें पता है मूवी स्टार्ट ही कहाँ से होती है? 323 BC से, जहाँ पर कि हमें अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का सीन दिखाया जाता है। उसकी आर्मी एक जंगल में से होकर जा रही है और वहाँ पर बेताल उन पर हमला करते हैं, जिनको की लीड कर रहा होता है नवाज का कैरेक्टर यक्षासन। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि ओके दे आर गोइंग सीरियस, लेकिन तब यहाँ पर नवाज का कैरेक्टर यक्षासन एक डायलॉग बोलता है, भारत पर कब्जा करेगा। अब भले ये सीन जिस टाइम में सेट है वहां तक यहाँ पर इंडिया के अंदर उर्दू का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी ये सुनने में तो मजा आया। आई नो कि इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए कॉमेडी मूवी के अंदर, लेकिन ठीक है, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने तुमको बता दिया। अभी नंबर 2, मूवी के अंदर जो पूरा भालू का अटैक करने वाला सीन है ना, उसको हमें यहाँ पर टीजर के अंदर भी दिखाया गया था। वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा यहाँ पर ये भालू का CGI ऑफ लग रहा है, लेकिन मूवी के अंदर जब बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तब ठीक ही लगता है और कहूंगा कि बेहतर लगता है। यहाँ पर नंबर 3, देखो मूवी के अंदर कई सारे डबल मीनिंग जोक्स है, लेकिन मुझे डायरेक्टली तो किसी पर हंसी नहीं आई, लेकिन एक को मैं थोड़ा समझा फिर मैं हंसा। तो मूवी के अंदर ताड़का और आलोक के बीच में बात हो रही होती है, जहाँ पर कि ताड़का ये कहती है कि तुम बाहर क्यों आए, बाहर खतरा है। तो आलोक ये कहता है कि अंदर कमोड में सांप है। तो ताड़का जबरदस्ती की क्यूट बनकर ये कहती है कि तो क्या हुआ? तो आलोक ये कहता है कि अगर सांप ने यहाँ हुआ काट लिया तो आने वाली नस्लों के अंदर जहर फैल जाएगा। क्या राइटिंग है ये। अब लेकिन राइटिंग का असली नमूना तो यहाँ पर नंबर 4 पर है। तो देखो यहाँ पर आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना को लेकर जो एक मेटा रेफरेंस डाला है ना मूवी के अंदर, ये बढ़िया था गुरु। जो गोयल साहब है यहाँ पर अपने बेटे यानी कि आलोक के अंदर जो सिम्टम्स दिखते हैं ना वेम्पायर के, उसको ठीक करवाने के लिए वो लेकर आते हैं एल्विस करीम प्रभाकर के ऑफिस में उसको, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी जना बैठा होता है और जब वो जा रहा होता है तब वो आयुष्मान खुराना को देखकर ये कहता है कि अरे भाई बिट्टू तू इधर क्या कर रहा है? बिट्टू का कैरेक्टर वो है जिनका की रोल स्त्री पार्ट 1 एंड स्त्री पार्ट 2 के अंदर अपार शक्ति खुराना ने किया था, जो कि आयुष्मान खुराना के भाई है और दोनों काफी सेम दिखते हैं। तो ये जोक काफी बढ़िया था। नंबर 5 पर है इस मूवी के अंदर की सबसे क्रिंजी चीज जो इन्होंने करी है मूवी के अंदर, नहीं सॉरी सेकंड नंबर पे है ये सीन, बल्कि इससे भी क्रिंज कुछ करा है जिसकी कि आगे हम बात करते हैं। और लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उनके ग्रीटिंग के तरीके की। रक्त रंभा करके आगे दांत दिखाते हैं, ये क्या है ये? मैं सच बोलूं एक बार अच्छा लगा था जहाँ पर की वो बलि देते हैं और एक कहते हैं कि रक्त रंभा, तो वो पूरा ग्रुप के अंदर अच्छा भी लगता है, लेकिन ये जब भी मिलता है तब ऐसा ही करते हैं। 1-2 बार ठीक है, लेकिन बार बार करने लगते हैं ना, थोड़ा क्रिंज करने लगता है ये। नंबर 6 पर इससे भी क्रिंज चीज बताता हूँ मैं तुमको। देखो लेकिन ये क्रिंज सीन तो है, लेकिन इसका जो ओवरऑल सेटअप है, जो बैकग्राउंड है, वो काफी ज्यादा अच्छा है कि ये इतना ज्यादा भी क्रिंज नहीं लगता। जब मैंने नोरा फतेही को उड़ते हुए देखा, वैसे कई सारे आइटम सॉन्ग्स में ये उड़ती ही है, लेकिन फिर भी जब ये उड़कर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर यानी कि ताड़का के पास आती है और जो अपना मुंह खोलती है तो दांत देखता हूँ तब भी ठीक था, लेकिन जब ये डायलॉग बोलती है तब मेरे दिमाग से सारी अच्छी चीजें निकल जाती है कि स्त्री से इतना अच्छा कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये क्या वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई है और क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट है, भाड़ में जाए। क्या डायलॉग बोला इन्होंने, एक डायलॉग में सब कुछ गुड़गोबर कर दिया। अब तुम्हें लग रहा है ना कि ये मूवी की सिर्फ बुराई ही करे जा रहा है, इसको पूरी मूवी बुरी ही लगी है, तो ऐसा नहीं है। आगे हम काफी अच्छे अच्छे सीन्स की भी बात करने वाले हैं। तो नंबर 7 पर परेश रावल के कैरेक्टर मिस्टर गोयल का एक इमोशनल सीन है, जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर इनका जो बेटा आलोक है वो मर चुका है और उसके दिल की धड़कन अब नहीं है और वो एक बेताल बन चुका है। लेकिन यहाँ पर बेताल बनने से भी ज्यादा इनको ये दुख हो रहा होता है कि उनका बेटा मर गया है। और तब जो हमें परेश रावल की पीक एक्टिंग देखने को मिलती है ना, जितने भी सारे एक्टर्स अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, असल में वो काफी वर्सेटाइल एक्टर्स है और वो काफी सीरियस रोल भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर आलोक और यक्षासन के बीच का सीन है, जहाँ पर की आलोक को उस श्रापित पर्वत की उस गुफा के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर ये रीजन हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो यक्षासन है उसको इंग्लिश
इंग्लिश क्यों आती है, क्योंकि उसने काफी गोरे अंग्रेजों का खून पिया है। ये जो लॉजिक दिया है ये तो काफी मजेदार लगा ही, लेकिन इस सीन को और फनी बनाती है नवाज सर की यूनिक डायलॉग डिलीवरी। अब नंबर 9 पर है वरुण धवन के कैरेक्टर यानी कि भास्कर का कैमियो इस मूवी के अंदर। अब देखो वो पूरा कैमियो काफी लंबा चलता है, एक एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकते हो तुम उसको, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब वो आते हैं और उन दोनों के बीच में जब ये बातें होती है ना, आते ही एक दूसरे को जो ये रोस्ट करने लग जाते हैं ना, सस्ता वेम्पायर, सस्ता वेयरवुल्फ, ऐसा सब कुछ देखने में काफी मजा आता है। सच बोलूं इतना ज्यादा सीरियस देखा है ना हमने ये सारी वेम्पायर वाली, ड्रैकुलास वाली चीजों को और ये सारी वेयरवुल्फ वाली चीजों को, कि यहाँ पर ये देखकर काफी मजा आता है यार। ये तो मेरा पूरा सीन ही फेवरेट है। एक एक कर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर नंबर 10 पर है वो भास्कर का एक बूंद खून पीने के बाद वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन, जहाँ पर कि वो एकदम पूरा वेयरवुल्फ बन जाता है और वो चांद के पास जाकर ऐसे चिल्लाना। चांद और वेयरवुल्फ का क्या संबंध है ये तो आप सभी लोग जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ना, वाओ। लास्ट मैंने वेयरवुल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन वेंसडे के अंदर देखा था। अब उस लेवल की क्वालिटी को तो अचीव नहीं कर पाते ये, लेकिन जिस बजट में भी ये थामा मूवी बनी है ना, उस बजट के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन काफी ज्यादा अच्छा है। नंबर 11 पर है वो सीन जहाँ पर कि वेयरवुल्फ में से वापस भास्कर बनता है यहाँ पर ये कैरेक्टर, एंड उसका जो रीजन दिखाया है ना वो मेरे को काफी ज्यादा क्रिएटिव लगा कि वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाता है यहाँ पर आलोक का पीछा करते करते, और वहां पर जो आईने होते हैं ना उसमें खुद को देखकर यहाँ पर वो परेशान हो जाता है और फिर एकदम भास्कर बन जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छा था ही, लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब वैसे इसको देखकर ये नहीं लगता कि जो ये वेयरवुल्फ है यानी कि भेड़िया, उसकी पर्सनालिटी पूरी अलग है और भास्कर की पर्सनालिटी पूरी अलग है। क्या ये पूरा हल्क वाला मामला हो सकता है क्या? अब तुमको क्या लगता है तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अभी बात करते हैं नंबर 12 की। 12वें नंबर पर भी यहाँ पर वरुण धवन के कैमियो के सीक्वेंस का ही सीन है, जहाँ पर कि ये एंड हो रहा होता है कैमियो। आईने में खुद को देखकर वेयरवुल्फ वापस भास्कर बन चुका होता है और पूरा नंगा होता है, और जब वो खुद को आईने में देखता है तब अपनी उस वाली जगह पर हाथ रखता है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग क्या चल रहा होता है पता है? वो जंगल जंगल बात चलिए वाला सॉन्ग, जो कि हमको भेड़िया मूवी के अंदर भी सुनने को मिला था। और शायद से ये सॉन्ग यहाँ पर भेड़िया मूवी के ट्रेलर के एंड में भी डाला था इन्होंने, और मैं लिटरली दांत फाड़कर हंस रहा था उस टाइम भी और इस टाइम भी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना डाल देंगे ये लोग, और काफी हिलेरियस लगता है ये सीन। नंबर 13 पर भी एक हिलेरियस सीन है नवाज की कैरेक्टर यानी कि यक्षासन का। ये सीन भी हमने यहाँ पर टीजर के अंदर देख लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूवी के अंदर ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर कि ये दोनों वेम्पायर्स मिलकर प्यार कर रहे होते हैं आपस में, और ऊपर नवाज का कैरेक्टर यक्षासन बैठा होता है और वो कहता है कि अरे रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। नंबर 14 पर है वो सीन जहाँ पर कि आलोक को यहाँ पर देवी माँ की पावर्स मिलती है, जो कि एक्चुअली एक वेम्पायर बन चुका था और उसको यक्षासन ने वापस मार दिया, क्योंकि पहले तो वो इंसान बनकर मर चुका है। वो एक्सीडेंट के टाइम पर उसे ताड़का ने बचाया था वेम्पायर बनाकर, अब फिर से वो मर चुका है, तो उसे देवी माँ अपनी पावर्स देती है और उसका दिल धड़कने लगता है। और बेताल कम्युनिटी की मान्यताओं के हिसाब से जिस भी बेताल का दिल धड़केगा वही उनका अगला थामा बनेगा, और यहाँ पर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बनता भी है उनका थामा मूवी के एंड में। अब नंबर 15 पर यहाँ पर मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पर कि देखो देवी माँ की पावर्स मिलने के बाद यहाँ पर थामा तो बन ही चुका था, यानी कि उसके पास और ज्यादा पावर्स आ चुकी थी आलोक के पास, और फिर आलोक ने यहाँ पर यक्षासन को काफी आसानी से हरा दिया और उसे वापस उस शापित पर्वत पर कैद भी कर दिया। और वहां पर आता है सर कटा यहाँ पर फ्रॉम स्त्री 2, जो कि यहाँ पर उसे बचाकर लेकर चला जाता है। जिस बंधनों को यहाँ पर कोई नहीं तोड़ पाता था उसको सरकटे ने काफी आसानी से तोड़ दिया, पिघला दिया अपने लावा से। अब भाई काफी अच्छा सेटअप कर रहे हैं ये अपने महायुद्ध की मूवीज को, क्योंकि विलन्स को इतना अच्छे से सेटअप किया जा रहा है मूवी के अंदर। एंड नंबर 16 पर यहाँ पर वो भेड़िया वाला सीन है। यहाँ पर भेड़िया उनकी कम्युनिटी के अंदर पहुंच चुका है, यानी कि जहाँ पर जिस पैरेलल जंगल में ये सारे बेताल मिलकर रहते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि भेड़िया आखिर वहां पर पहुंचा कैसे? तो इसका जवाब जानने के लिए तुमको मेरा हिडन डिटेल वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कुछ ही दिनों में बनाने वाला हूँ थामा मूवी के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड। अंदर बोला क्या मैंने? थामा मूवी के ऊपर जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो देख लेना। बाकी अभी ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।